काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको ये नहीं पता रहता है कब रिवीजन करना है, कब नहीं करना है, टेस्ट दे या नहीं दे, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितने घंटे सोना चाहिए, पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए। कि 550 पर भी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है 2024 में। अगर बात करोगे 2025 में टॉपर्स के जो नंबर है, जिनकी रैंक मतलब 100 के आसपास है, उनकी 550 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। एक आता है हमारे पास कि सर टाइम टेबल क्या बनाए, सर ऑप्टिमम टाइम टेबल क्या है, सर बेस्ट टाइम टेबल नीट के लिए। तो बेटा बेस्ट टाइम टेबल जैसा कुछ भी नहीं रहता है। आप सिर्फ ये देखते हो कि सर मैंने लेक्चर देखा तो है बट चीजें समझ में नहीं आ रही, बट लेक्चर देखा कैसे उस चीज पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम वो अपने आप से क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है कि सर मेरा बैकलॉग हो रखा है, मैं पेपर अभी करंट वाला कैसे दूं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बात करने आया हूं, नीट एग्जाम को लेके। कि बच्चों के माइंड में काफी सारे डाउट रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में क्विक सा डिस्कशन है, 5 से 10 मिनट का, 10 मिनट के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करे, क्या नहीं करे, क्या चीजें हैं। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको ये नहीं पता रहता है कि सर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस पर क्या करना चाहिए, पेपर कैसे दे नहीं दे, ठीक है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, कब रिवीजन करना है, कब नहीं करना है, टेस्ट दे या नहीं दे, क्लियर है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितने घंटे सोना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये जो भी डाउट है इन सब के बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो नीट एग्जाम को लेके यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास तो मोटी मोटी 2-3 समस्याएं रहती है हमारे पास कि सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करते हैं, ठीक है, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, पेपर कैसे दे, कब दे, ठीक है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कुछ पेपर छोड़ सकते हैं, टाइम टेबल क्या रहे सर नीट के लिए, सर नीट क्रैक करने के लिए क्या परफेक्ट टाइम टेबल है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई की, तो हमारे पास ऐसा आता है कि सर किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को अगर समय देकर पढ़ रहे हो कि इस सब्जेक्ट को मेरे को आज इतना ही पढ़ना है, जैसे पर सब्जेक्ट मान लिया आपने 2 घंटे फिजिक्स, 2.5 घंटे 3 या मान लो 4 घंटे के आसपास आपने फिजिक्स को दे दिया, लेक्चर्स को मिला के और सेल्फ स्टडी मिला के, और देन कुछ समय आपने केमिस्ट्री को दे दिया, कुछ समय बायोलॉजी को दे दिया, जो भी आपने टाइम लगाया है। तो समय निर्धारित ना करें पहले से, ठीक है, ना तो आप डेली की पढ़ाई का समय निर्धारित करें मोस्टली। हाँ, एक रफ आइडिया रहना चाहिए आपके पास कि भाई डेली में को 11-12 घंटे के आसपास टोटल टाइम मेरे पास मिनिमम होना चाहिए। डेली का स्टडी टाइम की बात कर रहा हूं, जिसमें इंक्लूडिंग सारे लेक्चर्स, होमवर्क, डीपीपी वगैरह और सेल्फ स्टडी, सारी चीज, ये मिनिमम आवर्स है जो आपके पास होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई में अगर आप टाइम लगा के कर रहे हो तो टाइम को देखते हुए कभी भी ना करें कि भाई इस सब्जेक्ट को मेरे को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, नहीं। इससे बढ़िया आप ये करें कि हमारे पास डेली का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, डेली का काम आपका हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब आज का जो आपको फिजिक्स में काम दिया है या केमिस्ट्री का जो काम दिया है या फिर बायोलॉजी का जो काम दिया है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। लेक्चर्स देख लिया आपने, आपने लेक्चर नोट्स का रिवीजन कर लिया है क्लास के बाद, जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लिए हैं, डीपीपी कर लिए है, और जो मॉड्यूल वगैरह में कुछ क्वेश्चन दिया, कुछ प्रैक्टिस शीट दिए वो कर लिए, तो देन इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है, क्लियर है। बट हाँ, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है वो ये है कि तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। कि पहले जो भी आज आपकी क्लास लग रही है वो करनी है। अगर आपकी 2 क्लास लग रही है डेली तो दोनों क्लास आपकी हो जानी चाहिए, अगर 3 क्लास लग रही है तो तीनों क्लास आपकी हो जानी चाहिए। पहला काम ये है, देन उसके बाद ही बाकी चीजों पर जाना है। आपको कुछ बैकलॉग कवर करना है या फिर आपको पुराना कुछ रिवाइज करना है, तो वो सारी चीजें बाद में आती है। एक साथ सारी चीजों को लेके ना चले कि आप जल्दबाजी में लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर की स्पीड में क्या रहता है हमारे पास, कई बार हम ये करते हैं कि भाई ये चीजें मेरे को कंप्लीट करनी है। आज फिजिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट करने, मान लो बैकलॉग कुछ बना हुआ है, तो जो फिजिक्स के लेक्चर देख रहे हो उनको 2x की स्पीड पर देख रहे हो या 1.75 की स्पीड पर देख रहे हो। लेक्चर सिर्फ देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे, ना ही जो काम दिया जा रहा है उनको कर रहे हो, तो देन उस लेक्चर को देखने का फायदा नहीं है। इसलिए जो लेक्चर देख रहे हो उसको प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली पढ़ना है उन सारी चीजों को। और जैसा जैसा जो मैंने बताया है कि सबसे जरूरी चीज है डेली का काम डेली करना, वो जरूरी काम है, ठीक है। बात आती है रिवीजन की हमारे पास, तो रिवीजन प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। मैं बता देता हूं कि जब नीट के एग्जाम की बात करते हैं अपन, जब हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास सिलेबस कम रहता है, तो रिवीजन में कभी भी टाइम नहीं लगता। बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है तो हम पुराना रिवाइज करने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि पुराना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और प्रेजेंट में भी जो हमारा सिलेबस है उसकी पेस इतनी ज्यादा रहती है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है।
पर इन सब के रहते हुए भी जो आपका डेली का टाइम है, डेली का जो समय है, उसमें कुछ टाइम आप जरूर दीजिए रिवीजन के लिए। डेली आप 30-40 मिनट दोगे लगभग तो चलेगा। मैं वही बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट बाउंडेशन नहीं करनी है टाइम की कि भाई एग्जैक्ट 30 मिनट हुआ बंद की नोट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर आपने सोचा है कि यार मेरे को इतना पोर्शन आज रिवाइज करना है, तो उस चीज को करना है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना होता है, आपके नोट से या अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वहां से पुराना रिवाइज करना है। ठीक है, ये वाली चीज करनी है आपको। रिवीजन जरूरी है, हर 10 से 15 दिन में रिवीजन करना है। मतलब ये मान के चलिए कि आपसे 10 से 15 दिन में आपको रिवीजन करना ही है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद रिवीजन कर रहे हो, कि 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहे हो आप कोई, कि भाई चलो 3-4 महीने हो गए अब लेक्चर 1 का या मतलब चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला इतना टाइम ड्यूरेशन मत देना है, ये काम नहीं करना है आपको। ये नहीं कि 5 महीने हो गए अब लेक्चर, क्योंकि तब तक आप फिर वो चीज बिल्कुल ही आपके माइंड से चली जाएगी, देन फिर आपको वापस से लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। उससे बढ़िया है कि आप अगर नोट से रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, बट थ्योरी जरूर रिवाइज करिए। थ्योरी जरूर से जरूर रिवाइज करनी है। बार बार रिवाइज करते रहोगे, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, फॉर्मूले भी रिवाइज होते रहेंगे, और जो चीज याद करने वाली है वो माइंड में भी आपके आ जाएगी कि यार हाँ ये वाली चीज है। वो जितनी ज्यादा बार आप पढ़ोगे अपने आप से वो चीज रिवीजन में आ जाएगी। क्लियर है? तो इन वाली चीजों का ध्यान रखना है, बहुत लॉन्ग टाइम ना हो जाए किसी चीज को पढ़े हुए, देन वो चीज भूल जाते हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो। क्लियर है? तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए साथ के साथ, और देन जिससे कि रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम को क्रैक करने में रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और रिवीजन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है आपके शॉर्ट नोट्स का, आपके नोट्स का। रिवीजन शॉर्ट नोट्स और नोट्स से ही होते हैं, वापस से कोई लेक्चर देख के रिवीजन नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। देन आता है पेपर। आप हमेशा हर किसी से, कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपने हमेशा सुना होगा कि हर एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि पूरे कभी भी अगर आपने आसपास में कभी भी देखा होगा तो नीट के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने एग्जाम्स स्किप किए हो, अपने पेपर्स नहीं दिए, कि बहुत ज्यादा पेपर नहीं दिए हैं, 1-2 पेपर दिए और उसका नीट क्लियर हो गया हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। हमेशा एग्जाम देने से ही आपको एग्जाम के बारे में पता चलेगा, क्योंकि पेपर जो है वो आपको एग्जाम के बारे में बताता है। पेपर के बारे में कभी भी आपको ये नहीं सोच के जाना है, चाहे आप कोई पार्ट टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे फुल टेस्ट दे देने जा रहे हो, चाहे क्लास टेस्ट हो रहे हैं, चाहे मेजर टेस्ट हो रहे हैं, और चाहे आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला है, कि मेरे को इस पेपर में इतने मार्क्स लेके आने हैं, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी सोच के नहीं जाए कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वहीं पर जाके आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि यहां पर मैं इतने क्वेश्चन करते आ रहा हूं तो मेरे को इतने ही वहां पर करने, वहां पर पता चले टफ पेपर आ गया तो उतने क्वेश्चन हुए नहीं, और देन फिर आप वहां पर डिमोटिवेट फील करोगे, और वो चीज वहां पर क्लिक नहीं करती है कि यार पेपर की कट ऑफ अपने आप से कम जाएगी। ठीक है? या फिर यहां पर टफ पेपर आ रहा है, वहां पर इजी आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार लास्ट ईयर तो 600 550 पर बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया था, और हमारे पास बहुत ही रैंक आ गई थी, बढ़िया सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में रैंक आ गई थी। क्लियर है? तो ये वाली चीजें हुई है, तो इस बार मैं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, पता चले वहां पर पेपर इजी आ गया और देन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यही चीज पहले भी देखी अपन ने कि 550 पर भी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है। 2024 में अगर बात करोगे, 2025 में टॉपर्स के जो नंबर है, जिनकी रैंक डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट मतलब 100 के आसपास है, उनकी 550 के मार्क्स, 550 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो कभी भी ये सोच के नहीं जाना है कि इस पेपर में मेरे को इतने नंबर लाने, नहीं, आपको ये सोचना है कि मेरे को पेपर पूरा देख लेना है और पूरा अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज, जितनी मेरी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग पेपर सारे देने। कई बार ऐसा होता है कि एक सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है कि सर मेरा बैकलॉग हो रखा है, मैं पेपर अभी करंट वाला कैसे दूं। तो अगर आप बैकलॉग कवर कर रहे हो, तो जब वो चीज आपके क्लास में चल रही होगी जिस टाइम पर, जैसे लेट सपोज आपका अभी सितंबर का बैकलॉग है,
मान लेता हूं मैं। तो सितंबर के टाइम पर टेस्ट हुआ होगा क्लास में, तो आप उस टेस्ट को अब दीजिए जब आप वो बैकलॉग कवर कर रहे हो। अभी आप अगर करंट वाला टेस्ट दोगे जो कि आपने नहीं पढ़ रखा है, तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। बट अगर आप बैकलॉग कवर कर रहे हो तो बैकलॉग के टाइम जो उस सिलेबस के टाइम पर जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को दीजिए, और देन उसमें देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, देन आपकी प्रोडक्टेड जो रैंक है वो आती है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पर हो कहां पर नहीं हो। क्लियर है? तो ये वाली चीजें करनी है। पेपर को पेपर की तरह ही देना है हमेशा, ये नहीं कि आप मतलब पेपर को कि यार ये तो चलो ऐसा ही टेस्ट है, ये मेन टेस्ट थोड़ी ना, नहीं, आप मान के चलिए कि आपका मेन टेस्ट यही है। हर टेस्ट को इसी तरीके से देना है जिससे कि फाइनल टेस्ट में बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर भी ना बने और आपकी कंसंट्रेशन भी बनी रहे, उसकी आदत रहे। क्लियर है? तो ये चीज बहुत 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 जरूरी है। एक आता है हमारे पास कि सर टाइम टेबल क्या बनाए, सर ऑप्टिमम टाइम टेबल क्या है, सर बेस्ट टाइम टेबल नीट के लिए। तो बेटा बेस्ट टाइम टेबल जैसा कुछ भी नहीं रहता है। मेन चीज ये रहती है कि हमारे पास अगर आपका ये वाला काम डेली का हो रहा है, इसमें आप पेपर में लिख सकते हो कि कंप्लीट पेपर करना है आपका। आपका फोकस होना चाहिए कंप्लीट पेपर करना, ये फोकस, और सारे पेपर देने हैं, सारे पेपर देने हैं। जब आपका जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है, आपका खुद का जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है वैसे वैसे करते चलिए उस चीज को। ठीक है? टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो टाइम टेबल में ही हमारे पास आता है कि भाई स्टडी किस तरीके से करनी है, कई बार ये भी रहता है। तो ऑफलाइन में दिक्कत नहीं रहती है, ऑफलाइन में आप जाके क्लास में पढ़ते हो, बट ऑनलाइन में हमारे पास ये दिक्कत रहती है कि स्टडी को किस प्रकार से करें। हम क्या करते हैं, लेटे लेटे लेक्चर देख रहे हैं, या फिर मोबाइल चल रहा है और ईयरफोन लगाई हुई है मान लीजिए, और घूमते घूमते लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बाद में बना लेंगे, इधर उधर कुछ देखा वहां पर चले गए, लेक्चर चल रहा है, तो इससे कंसंट्रेशन नहीं बनती है, और देन टीचर जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो सारी चीजें आपके माइंड में नहीं जा रही है। तो ये वाला काम नहीं करना है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो एक फिक्स जगह होती है आपकी, ये वाली स्टडी जो है आपको ये मान के चलिए कि एक जगह बैठ के ही करनी है, स्टडी टेबल पर, स्टडी टेबल पर ही आपकी स्टडी करे और कहीं नहीं। जो भी एक पर्टिकुलर जगह स्टडी टेबल मान लो कहीं पर नहीं भी है, किसी बच्चे के पास नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, बट जहां पर भी कर रहे हो एक जगह बैठकर प्रॉपर करे। ये नहीं कि इधर उधर कहीं पर भी, एक फिक्स जगह रखे आप अपनी कि हाँ मैं यहीं पर बैठ के, मान लीजिए वही आपका क्लासरूम है, वहीं आप क्लासेज कर रहे हो सारी की सारी, वहीं प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, सारी चीजें क्लियर है। और एक लेक्चर को एक बार में ही देखे, ऐसा ना कि ब्रेक कर करके देख रहे हो, नहीं, रेगुलर करनी है आपको पढ़ाई। एक लेक्चर हो गया, देन उसके बाद ब्रेक होता है 5-10 मिनट का, तो वो आप घूम के आ सकते हो, घूम के मतलब नॉर्मल चलिए, क्योंकि एक साथ बैठे रहना भी ठीक नहीं है, वो फिर मतलब बैक पेन वगैरह होने लग जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो आप ये बोलते हो कि सर लेक्चर में दिक्कत आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि आप लेक्चर को ढंग से नहीं देखते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि सर मैंने लेक्चर देखा तो है बट चीजें समझ में नहीं आ रही, बट लेक्चर देखा कैसे उस चीज पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम वो अपने आप से क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है। तो वो वाली चीज नहीं करनी है अपन को। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगेन मैं बता देता हूं, टाइम टेबल रहती थी जब हम छोटे थे, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, वहां पर चीजें बताई जाती थी, वहां पर टीचर बोलता था कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। वो इसलिए क्योंकि वहां पर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीख रहे थे। अब वो वाला टाइम निकल गया है, अब हमें टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, क्योंकि अगर वो वाली चीज करोगे और कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन उसमें स्किप हो गया जहां पर आप चीजें पूरी कर नहीं पाए, तो फिर आपके दिमाग में रहेगा कि सर मेरा तो मतलब अपने आप से ही आएगा कि यार मेरा टाइम टेबल खराब हो गया, आज का दिन पूरा खराब हो गया। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है, आपको दिमाग में रखना है कि यार मेरा आज का काम मेरे को पूरा करना है, उसके लिए मेरे को लगभग इतने घंटे पढ़ना है। और इसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि ऐसा ना करें कि आप स्लीप कम ले, यहां पर प्रॉपर स्लीप लेनी है आपको। मतलब जो है मैंने बोला कि जैसे डेली का काम करना है पूरा, डेली का काम कंप्लीट, डेली का काम कंप्लीट करना है, और देन उसके बाद आपको यहां पर मिनिमम 6 आवर्स के आसपास स्लीप लेनी है, मिनिमम 6 आवर्स स्लीप लेनी है। अब ये जो 6 घंटे है, ये कई बार बच्चे को ऐसा रहता है कि सर मैं रात को 4-5 घंटे पढ़ के भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 4-5 घंटे रात को पढ़ रहे हो तो 1 घंटे के आसपास हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा रहता है कि बीच में सर मैं दिन में सोता हूं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, वो जो भी है, बट मिनिमम 6 आवर्स के आसपास आप सोइए। ऐसा भी नहीं है सर आपने सिर्फ मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं बताया, मैं तो 12 घंटे सो रहा हूं या 12 घंटे सो रही हूं, वो भी नहीं करना है। 6 to 7 आवर्स के आसपास की आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो किसी पर्टिकुलर डे, तो देन क्या होगा, आप दूसरे दिन लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर में आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जब आप इन सारी चीजों पर काम करोगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन की नीट की जो जर्नी है ना, वो बड़ी जर्नी है।
तो वो किसी एक पर्टिकुलर फेज उसके सिलेक्शन को या सेलेक्ट ना होने को डिसाइड नहीं कर सकता। पूरी जर्नी है, उसमें हर एक कदम पर वो चीजें आती है जो हमारे पास सिलेक्शन के फेवर में जाती है और सेलेक्ट ना होने के फेवर में जाती है। तो आप ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, और ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ना सेलेक्ट होने वाली तरफ लेके जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरी जर्नी में किस तरफ जा रहे हो। ये स्टेप्स आपको आपका रास्ता दिखाएंगे, मंजिल आपको पास में लगेगी, इजी लगेगी चीजें। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो देन आपके अंदर जो भी चीजें आती है कि सर डिमोटिवेट हो रहा हूं, ये हो रहा हूं, वो हो रहा हूं, तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी माइंड में। और देन सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है, ऑर्गेनाइज वे में चल रही है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे और जो आपने सोचा है, जो प्लानिंग की है, वो सारी चीज सही चल रही है। तो फिर आप लगेगा कि हाँ सर सही है, सिलेक्शन हो रहा है मेरा, ये चीज आपके माइंड में रहेगी। और जब अंदर से पॉजिटिविटी रहती है तो अपने आप से काम भी पॉजिटिव होने लगते हैं। यही चीज चाहिए होती है। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो देन सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। क्लियर है? और माइंड सेट को पॉजिटिव रखने के लिए आपको काम, एक्शन वैसे ही करने होंगे। ठीक है? तो ये कुछ जानकारियां थी जो मेरे को लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि हम इस फेज में हैं कि कई बार हम इधर उधर भटक जाते हैं, किसी का कुछ सुना, देन वो चीज हमने फॉलो कर ली है। तो हर एक का टाइम टेबल हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। तो ये ना करे कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने, या ये सर उस ईयर का टॉपर था, उसने ये वाला टाइम टेबल रखा, मैं भी ये रखता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम टेबल उसके लिए सुटेबल था। आपके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल है। जब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है उस टाइम करिए। आपकी पढ़ाई मॉर्निंग टाइम में अच्छी होती है, मॉर्निंग में करिए। आपकी पढ़ाई रात में अच्छी होती है, रात में करिए। बट उस टाइम पढ़िए जब आप अच्छा पढ़ सकते हो, जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है? और डेली का काम डेली करना है। अगर डेली का काम डेली कर लेते हो देन कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इस नीट का एग्जाम प्रॉपर सबसे जरूरी चीज मांगता है आपसे डिसिप्लिन। अगर आप कंटिन्यूअसली आपकी पढ़ाई, डेली का काम डेली कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अपने आप से डिसिप्लिन तभी आता है जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो साथ में चीजों को। तो वो अपने आप से सारी चीजें चल रही है, डिसिप्लिन के साथ ही सारी चीजें होती है। मोटिवेटेड कोई नहीं रहेगा, डेली डिमोटिवेशन आता ही है। बट अगर जो बंदा डिसिप्लिन है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और जो सिर्फ मोटिवेशन को ढूंढ रहा है तो फिर मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो हर टाइम मोटिवेटेड रह ही नहीं सकता। कोई भी इंसान हो चाहे। तो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, डिसिप्लिन के पीछे भागना है, लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, देन आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है? और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने रूटीन में ऐड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को, अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।